पर अध्यक्ष के रूप में शोभायमान प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी, हमारे विधा के अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास सिंह जी, वीरेंद्र कुमार निर्जर जी, अंजलि अस्थाना जी और कुशल संचालन कर रहे भाई गोरखनाथ पांडे जी। आज हम लोग विशलदेव रासो पर बातचीत कर रहे हैं। पृष्ठभूमि पर नहीं जाएंगे, कल काफी बातचीत हुई थी। आजकल के संदर्भ में पृथ्वीराज रासो पर आदरणीय शर्मा जी ने बहुत ही सटीक ढंग से तथ्यात्मक बातचीत की है। सीधे सीधे हम काव्य पर आते हैं और काव्य पर भी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल ये जो कालखंड बने हुए हैं इसको ध्यान रखने की जरूरत ये है कि कवि या साहित्यकार जिसने साहित्य को लिखा वो नहीं जानता था कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां होंगी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगी और साहित्य का काल विभाजन होगा, उसका नामकरण होगा और किसी एक नामकरण के अंतर्गत हमारी रचनाओं को रख करके उस पर समीक्षाएं होंगी, उस पर बातचीत होगी, या विद्यार्थी पढ़ेंगे या प्राध्यापक पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ भी उनके विचार में नहीं था। इतिहास की बात हम करें, इतिहास तथ्यों की बात करता है, घटनाओं की बात करता है। वे तथ्य और घटनाएं आकलन के रूप में लिखी जाती हैं। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है, श्रुति परंपरा से, इतिहास वाचिक परंपरा से चलता रहा है। हम जीवन की बात करते हैं। अगर वास्तव में आप इतिहास को जानना चाहते हैं, भारतीय इतिहास को, उस समय के कवियों को आप पढ़ें। कवि अपने समय का प्रवक्ता भी होता है। कवियों के साहित्य में हमें जीवन मिलेगा। कवियों ने जो प्रशस्ति गायन किया है उसकी आलोचनाएं इतिहास के लोग करते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं वे मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने उस समय सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश की। उसी क्रम में आजकल में जितने भी साहित्य 4-5 प्रकार के लिखे गए, वे सभी के सभी साहित्य इसीलिए किसी उद्देश्य के तहत लिखे गए। वो उद्देश्य ये नहीं था कि हमको पढ़ाया जाएगा या हमें पढ़ा जाएगा। उनका उद्देश्य था तात्कालिक समाज को जगाना। और जितने भी साहित्य लिखे गए, चाहे रासो साहित्य हो, दास साहित्य हो, लोक साहित्य हो, सारा का सारा जो साहित्य है उसमें विशलदेव रासो एक अलग प्रकार का साहित्य है। रासो साहित्य को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि ये वीर गाथात्मक साहित्य की जो परंपरा है उसमें रासो ग्रंथ लिखा गया। लेकिन विशलदेव रासो एक ऐसा काव्य है जो प्रेम का काव्य है, विरह का काव्य है, एक गेय काव्य है। महाराजा विशलदेव अजमेर के बहुत बड़े प्रतापी सूरवीर शासक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिन्हें इतिहास में कहा जाता है और इन्हें विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता था। लेकिन एक इतिहास में चतुर्थ या तृतीय है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने इनको तृतीय कहा या चतुर्थ कहा। तो पृथ्वीराज चौहान के ये चाचा हुए और इतने प्रतापी और सूरवीर राजा थे अजमेर के। इतिहास और आने वाली पीढ़ियां इन पर गर्व करती है। इनके राज्य की सीमा बहुत बड़ी थी और जो इस्लाम का आक्रमण भारत पर हुआ था, गजनी से जो आंधी चली थी, गजनी तक इनके शासन की सीमा मिलती है। अमीर खुसरो शाह को इन्होंने हराया था, गजनी का जो सेनापति था उस समय का, अपने कालखंड का। और बहुत सूरवीर थे। गुजरात की सीमा से लेकर के दिल्ली तक, झांसी वगैरह सब इनके शासन में था। ये इनके शौर्य की बात थी। मालव नरेश थे, मालव के राजा भोज, उनकी बेटी थी राजमती। राजमती बेहद सुंदर थी। मैं कई छंद मैंने लिखा है तो एक याद भी है, मैं आपको बताता, लेकिन समय नहीं है कि उनको बात की जाए, क्योंकि हम लोग 1.5 घंटे विलंब से थे और विलंब हो ही रहा। अगले भी सत्र चलने हैं, इसलिए सूत्र में कहानी को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बड़ी रोचक कहानी है। जरूरी इसलिए भी है कि हमारे
देखिए जैसा कि टॉपिक है, आप बैनर पे देख रहे होंगे, संवेदना और विन्यास। देश में संवेदना की, समाज में संवेदना की, परिवार में संवेदना की बड़ी कमी होती जा रही है। कुछ दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, एक महिला जो एक कंपनी की सीईओ थी, अपने बेटे की उन्होंने हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को बैग में लेके जा रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया। ये संवेदना का स्तर आ गया। इसलिए प्रेम काव्यों को पढ़ने की नई पीढ़ी को बताने की बहुत जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। और प्रेम की पराकाष्ठा का पता वहां चलता है जहां विरह की वेदना हो। राजमती बहुत सुंदर थी। राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे। राजमती की मां ने राजा भोज से कहा कि बेटी बड़ी हो गई है, इसके विवाह की चिंता कीजिए। और बड़े प्रतापी राजा थे विशलदेव, उनके यहाँ सुपारी भेजी गई, मंगल की सुपारी। आज जो पीढ़ी के बच्चे हैं उनसे कह दिया जाए कि राजा भोज ने सुपारी भेज दी विशलदेव को, तो दूसरा कुछ समझ लेंगे। सुपारी का मतलब मंगल की सुपारी, लग्न की सुपारी भेजी गई और शस्त्र गायब किए गए हुए थे। सौंदर्य का वर्णन किया राजमती के। विशलदेव बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 4 खंडों में यह रचना है। प्रथम खंड में विवाह तक की बात आती है विशलदेव की, विशलदेव रासो की। और जब विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं। इधर से बारात चलती है और बारात में हाथी, घुड़सवार, सैनिक, रथी यानी चतुरंगी सेना बढ़ती है मालों की तरफ। लगता है किसी युद्ध के अभियान में जा रही है। और आकाश मंडल में इतने बादल इतने धूल उठती है आकाश में, गगन मंडल में, जैसे लगता है कोई सैन्य शिविर से सेना कोई प्रस्थान कर चुकी है। मालव के लोग देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मालव के नागरिक कहते हैं ऐसी बारात हमने नहीं देखी थी। लाखों की संख्या में बाराती मालव पहुंचते हैं, खूब सेवा सत्कार होता है, विवाह होता है। और इस विवाह में राजमती के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं विशलदेव। उन्होंने कभी उतना सुंदर सौंदर्य नहीं देखा था। सम्मोहित हो जाते हैं। बड़े बहादुर राजा रहते हैं, बड़े दर्प में रहते हैं। गर्भोक्तियां वो हमेशा करते रहते हैं। विदाई होती है और राजमती पहुंचती हैं विशलदेव के राज अजमेर में। प्रथम मिलन की बेला है, बातचीत शुरू हो रही है। बहुत सुंदर है राजमती, इंप्रेस करने का प्रयास करते हैं विशलदेव, प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उसी में वो कह जाते हैं इस धरती पर मेरे इतना धनी कोई नहीं है। बातें तो बहुत करते हैं और वो राजमती जानती भी है कि विशल बड़े प्रतापी राजा है, लेकिन वे यह भी जब कहते हैं कि मेरे यहाँ मैं बहुत धनी हूं, इस धरती पर सबसे धनी राजा मैं हूं और मेरे यहाँ जो खाने हैं उन खानों से नमक निकलता है, नमक के खाने हमारे यहाँ हैं। राजमती ने जब उनकी बात को सुना तो राजमती ने उनसे कहा कि महाराज, धरती पर एक से एक धनी राजा हैं और उड़ीसा के जो राजा हैं, आपके यहाँ तो नमक की खान है, उनके यहाँ हीरे और मोती की खान है। ये सुन करके विशलदेव को भी दर्द को झटका लगता है और विशलदेव जैसे संकुचित से हो जाते हैं, वे नाराज हो जाते हैं राजमती से और कहते हैं कि मैं यहाँ की खानों में भी हीरे और मोती भरवा दूंगा, तब तुमसे मेरी मुलाकात होगी। और वे महल छोड़ करके उड़ीसा जाने का निश्चय करते हैं। एक बात को ध्यान रखें कि वो युद्ध करने की बात नहीं करते हैं, उड़ीसा जाते हैं और दूसरे प्रयत्नों से वहां से हीरे और मोतियों को लाने का प्रयास करते हैं। राजमती उन्हें बहुत मनाती हैं, उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप होता है। हर पुरुष चाहता है कि स्त्री उसके हाँ में हाँ मिलाए,
या 850 वर्ष पूर्व लिखा गया काव्य स्त्री की अस्मिता, उसकी स्वतंत्रता की तरफ ही संकेत करता है। एक स्त्री अपने पद के हाँ में हाँ नहीं मिलाती है, उसकी गर्भोक्तियों का वह जवाब देती है। राजमती बहुत दुखी होती हैं, उन्हें बहुत मनाती हैं, कहती हैं हम आपकी बहुत सेवा करेंगे, हमसे भूल हो गई, हमने ऐसा कह दिया। लेकिन स्वाभिमानी राजा विशलदेव चल पड़ते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा जाकर के वो अपना नाम बदल कर, नाम को पहचान को बदल कर वहां पे भी राजा के यहाँ सेवा का कार्य करना शुरू करते हैं। उनकी सेवा कार्य से राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर मालव नरेश भोज अपनी बेटी को लेकर के मालव चले जाते हैं। अजमेर से अवधि बीतती जाती है, और जब अवधि निकट आती है एक दूत भेजते हैं राजमती राजा को याद दिलाने के लिए, और वह जाता है, राजा से कहता है अवधि पूरी हो गई है, आप चलने की तैयारी करें। वह जाने को तैयार होने वाले होते हैं कि उड़ीसा के राजा अपनी बेटी की शादी का उनसे आग्रह करते हैं कि आप रुकिए, हम आपकी बेटी का, अपनी बेटी से आपकी शादी करते हैं, क्योंकि भेद खुल जाता है कि महाराज विशलदेव हैं। लेकिन पत्नी के प्रति इतना प्रेम था उनके अंदर, उन्होंने राजा की उस बेटी के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। ऊंटों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर बहुत सारा हीरा मोती लाद करके विशलदेव अपने राजमहल लौटते हैं, और राजमहल में और तमाम जो उपत्यकाएं होती हैं, घाटियां होती हैं, उनमें हीरे मोतियों को बिखेर दिया जाता है। राजमती को फिर वे लेकर के आते हैं, दोनों लोगों का मिलन होता है, और बहुत ही एक उत्कृष्ट काव्य यहीं पर समाप्त होता है। यह काव्य हमें संदेश देता है, कई प्रकार के संदेश हैं कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे का बहुत सम्मान करना चाहिए, और बहुत सारी गर्भोक्तियां नहीं करनी चाहिए। युद्धों के उस कालखंड में जब भारत का इतिहास तक रंजित हो रहा था, धरती खून से सींची जा रही थी, उस समय यह प्रेम काव्य हमें प्रेम का संदेश दे रहा था, जो भयंकर लू में शीतलता के एहसास की तरह से है।